सभी दोस्तों को नमस्ते। आज आपने हेडिंग देख ली होगी और हम आपको बता रहे हैं कि आपको देश में जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में टीवी चैनल के थ्रू खबर मिल रही होगी। और जितना मैंने अभी तक टीवी चैनल्स को कभी इधर से निकलते हुए कभी उधर से निकलते हुए देखा है, तो मुझे एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि पूरी तरह से झूठ परोसा जा रहा है आप सब लोगों को। झूठ मतलब इस तरह से झूठ परोसा जा रहा है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे हमने आपको दो बातें बताई थी, इनका टारगेट है ऑर्डर आउट ऑफ केओस। अब ऑर्डर आउट ऑफ केओस लाने के लिए पहले केओस लाना पड़ेगा। केओस में स्थिति क्या है कि सब कुछ अनियंत्रित दिखाई दे रहा है या अनियंत्रित हो जाए, तो उस वक्त ये लोग कहेंगे कि ये जो स्थिति आपके सामने आ रही है, इस स्थिति का अल्टरनेट एक दूसरा समाधान है और वो समाधान आप नहीं दोगे, वो समाधान देश की जनता डिमांड नहीं करेगी, वो उनके ऊपर थोपा जाएगा। जैसे इन्होंने रिफाइनरीज से लेकर के, खास तौर पे अडानी की रिफाइनरीज से लेकर के और हर शहर के हर मोहल्ले या हर टाउनशिप तक, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ तक ये गैस की पाइपलाइन लेकर के आना चाहते हैं। अब गैस की पाइपलाइन ले आए और सबको गैस पाइपलाइन के ज़रिए देना चाहते हैं और सारी की सारी गैस के जो कनेक्शन हैं वो आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं। व्यक्ति को एक नंबर में तब्दील करना इनका टारगेट है। हमने आपको बताया ही था कि गैस का कनेक्शन आपको आधार कार्ड से मिलेगा और सिलेंडर को पहले छोटा करने का प्लान है, बाद में इस सिलेंडर को बंद करने का प्लान है। और सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं होटल्स और ढाबे वाले को, बाद में कमर्शियल नहीं मिलेंगे, हलवाई को नहीं मिलेंगे, शादी वालों को नहीं मिलेंगे। अभी मीम्स बनने लगे हैं कि हमारे पास आया हुआ था इनविटेशन कार्ड आया हुआ था, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि भोजन का समय लिखा था सुबह 12 बजे से सिलेंडर ख़त्म होने तक, या उसमें लिखा हुआ था कि प्रीति भोज और कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस में लिखा हुआ था यदि सिलेंडर मिले तो प्रीति भोज होगा, नहीं तो आपको शादी में लड़का लड़की को आशीर्वाद दे करके चले जाना होगा। ये मीम्स आपको खाली मजाक लग रहे होंगे, लेकिन इनके लिए ये व्यवस्था है, नई व्यवस्था, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके 3-4 कारण हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। पहला कारण ये कह रहे हैं सिलेंडर में गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है, पर अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो जो गैस की पाइपलाइन के जरिए जितना भी गैस है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यहां तक कि घर वाली गैस से आप भर लीजिए सिलेंडर ही सिलेंडर, जितने जी करे उतने, कमर्शियल वाले भी। आपके पास अगर वो नोजल है तो आप देखेंगे कि बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद नहीं होगा, सिलेंडर खत्म नहीं, गैस खत्म नहीं होगी, आपका बिल बढ़ता जाएगा खाली। इतना बड़ा खेल है ये, और ये खेल आपको पता नहीं कब समझ आएगा कि आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे कि सिलेंडर मिलने में दिक्कत आती है। इसको हाईलाइट किया जाएगा, अखबारों में आएगा, टीवी में आएगा और उसका कारण युद्ध बताया जाएगा। लेकिन लोग आपस में चर्चा करेंगे क्योंकि हमने तो पाइपलाइन वाला कनेक्शन लिया हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल गौतम अडानी के पास है। अब मैंने आपको जब 4 साल पहले वीडियो हमने बनानी शुरू की, हमारी पुरानी वीडियोस में जिक्र है इनका, नया आजकल हम जिक्र करते हैं आज से 4 साल बाद का, और हमने 4 साल पहले जिक्र किया था आज के हालात का। मैंने कहा कि आपके पास जंगल नहीं है तो लकड़ी नहीं है, आपके पास डंगर नहीं है तो गोबर नहीं है, गोबर नहीं है तो उपले नहीं है, मतलब आपके पास अपना ईंधन नहीं है। यदि आपके पास अपना ईंधन नहीं है और वो गैस कनेक्शन बंद कर दें तो आप खाना कैसे पकाएंगे, इसकी फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। और जहां जहां जंगल आधारित व्यवस्था थी वहां पे जंगल काटे जा रहे हैं, इनके ऊपर आधारित व्यवस्था बने ऐसा प्लान किया जा रहा है।
पूरा योजनाबद्ध तरीके से स्क्रिप्ट के हिसाब से जंगल और संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। पानी के डैम बना करके पानी पर कब्जा, नदी को काबू करने के लिए उसको पक्का करना, अंडरग्राउंड पानी नीचे ना जाए उसके लिए नदियों को, नहरों को पक्का कर देना, और गांव में पानी, अंडरग्राउंड वाटर नीचे ना जाए इसके हर जगह पक्की कर देना, सड़क बना देना, वहाँ सीमेंट बिछा देना, रोडें बिछा देना, ईंटें बिछा देना, या सड़क मतलब पार्क के आसपास भी कच्ची जगह ना छोड़ना, उसको भी पक्का करते रहना, और ऐसे घास लगाना जो पानी पीते नहीं हैं, जो ज़मीन में पानी जाने नहीं देते हैं। इट्स ऑल प्लान्ड स्ट्रैटेजी कि अंडरग्राउंड पानी मिले नहीं, मिले तो बिजली के बिना नहीं मिले, बिजली का कनेक्शन आधार कार्ड से जुड़ा हो, आधार कार्ड जिसके पास नहीं है वो नहीं पानी ले सकता, और आधार कार्ड है तो वो सब चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, और उसको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, अगली वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। उसकी ज़मीन के कागज़ उसके पास है नहीं, सारा डेटा ऑनलाइन है, जब चाहे जिसकी ज़मीन जिसको चाहे कलेक्टर बेच दे, और उसके बाद खाते में डिजिट्स आ जाएं, और उन डिजिट से ही आपको काम चलाना पड़े, और आप उसका कोई विरोध नहीं कर सकते। इस तरह का कानून बना दे, विरोध करोगे तो आधार कार्ड बैन, आधार कार्ड बैन तो बिजली बैन, आपका बैंक अकाउंट बैन, आपके पैन नंबर बैन, आपका गैस का कनेक्शन बैन, आपका पानी का कनेक्शन बैन। पानी आपके जोहड़ में भी नहीं छोड़ा है, उसको ठीक नहीं छोड़ा है, पानी आपका अंडरग्राउंड भी ठीक नहीं छोड़ा है, और वो फैक्ट्रियों का पानी रिवर्स बोरिंग के जरिए नीचे गंदगी में डाला जा रहा है। हर जगह जहां पर आबादी रहती है, पानी साफ सुथरा है, जानबूझकर खराब किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरी फैक्ट्रियां, डेटा सेंटर, अनलिमिटेड पानी की सप्लाई उनको चाहिए, और वो सेंटर्स भारत में खुल रहे हैं, और भारत के लोगों को इसकी चिंता नहीं है। भारत के लोगों को चिंता दूसरी ही है, कोई और ही चीज उनको परेशान करती है, असल चीजें परेशान नहीं कर रही हैं। ये दुख का विषय है। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं, मुझे ये जानना है। क्या ये गैस की जो शॉर्टेज का ड्रामा है, ये आपको समझ में आ रहा है, और इसका सलूशन क्या है? इसके सलूशन के लिए आपको पिछले 2-3 महीने का या पिछले 6-7 महीनों का घटनाक्रम देखना होगा। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध का नाटक हुआ, हमने बता दिया कि युद्ध का नाटक हो रहा है, युद्ध का नाटक हो रहा है, और आपने देखा कि युद्ध टल गया, और बस ऑपरेशन सिंदूर जो कि इन्होंने बांग्लादेश में इस्तेमाल करना था, उसका इस्तेमाल होकर के रह गया। बंगाल में इस्तेमाल करना था, वो एक आता था, एक त्योहार होता है बंगाल में जिसमें सिंदूर के साथ ही खेला जाता है। दूसरी चीज, एक खेल इन्होंने खेला आप सब लोगों के साथ में कि H1N1 और निपा वायरस लाने का प्लान किया इन्होंने कहा एक नया वायरस आ रहा है, बहुत डेडलियर है। हमने बताया वायरस डेडलियर नहीं है, कोरोना की लगाई हुई वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जब सब लोग सटकने लगेंगे, या नई वैक्सीन लगाने के लिए प्रोपेगेंडा रचा जाएगा, तब यह नया वायरस आएगा। ये बात सन 2021 में गांव-गांव जाया करते थे, तब बताया करते थे कि ये 3 वैक्सीन पर नहीं रुकने वाले हैं, चौथी आएगी, 5वीं आएगी और 8 तक जाएगी। ये भी आप लोगों को मालूम है। निपा वायरस के लिए भी नई वैक्सीन आ गई है, ऐसा उन्होंने बोलना चालू किया, किसी ने नहीं लगवाया। लोगों में इतनी अवेयरनेस हुई कि लोगों ने न्यूज चैनल पर जैसे ही खबर चली निपा वायरस की, तो ऐसा धड़ाधड़ फैलना चालू किया उन न्यूज एंकर्स को कि तुम झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, झूठी खबरें फैलाते हो, तुमको लानत है तुम पर, तुम बिके हुए हो, दलाल है मीडिया, और फार्मा कंपनियों का दलाल बन गया है इस बड़ी बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी। तो सब ने पेला, वायरस का प्रोपेगेंडा अगले दिन नहीं आया, सिर्फ एक ही दिन आया। साइंटिस्ट ने दावा किया, फलाने ने, सब पता लग रहा है सारे साइंटिस्ट फ्रॉड, सारा WHO फ्रॉड, सारा वैक्सीनेशन का खेल, सारा मेडिकल माफिया फार्मा कंपनियों का दलाल बन के चल रहा है, सबको पता लग गया। फिर प्रोपेगेंडा आया HPV वैक्सीन का, और वहां पर भी लोगों ने बोल दिया कि ये नहीं लगवाएंगे। मेरे जानकारी में आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, नौकरी करते हैं, उन सब ने बताया कि भाई जी क्या कमाल का अवेयरनेस हो रहा है इस देश के अंदर, कितना गजब का काम हो रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कैंप लगा रहा है पिछले 4 दिन से HPV वैक्सीन का, 0 वैक्सीनेशन हो रहा है हरियाणा में, 0 वैक्सीनेशन। सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाओ, और अगर वैक्सीन नहीं लगा रहे हो
तो तुम लोग अपने बच्चों के कागज तो चढ़वा दो कम से कम। आशा वर्कर्स ने भी अपनी बच्चियों को वैक्सीन नहीं लगवाई एचपीवी वाली, उन्होंने भी क्या किया, सिर्फ डॉक्यूमेंट बनवा दिए और कह दिया डिपार्टमेंट को कि लगा लिए। लगवा नहीं रहा है क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है। आंगनबाड़ी वर्करों के शरीर खराब हो गए, आशा वर्कर्स के जितने भी सारे के सारे कोरोना वॉरियर्स के नाम पर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के नाम पर सबसे पहले लपेटे गए थे। दिस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस कि कोई वैक्सीन नहीं लग रही है। डॉक्टर आ रहे हैं, डीएसपी, एसपी, पुलिस वाले, अधिकारी, फिल्मी ड्रामेबाज, सबने जोर लगा के देख लिया, लेकिन एचपीवी वैक्सीन का प्रोपेगेंडा फेल। अब ये खेल आता है कि जो सरकार है हमारी जरूरत का सामान हमको नहीं दे रही है, जो हम डिमांड करते हैं वो हम नहीं दे रही है, लेकिन आपको एचपीवी वैक्सीन जरूर दे रही है। अब एचपीवी वैक्सीन को मतलब इसको टेक्निकली किसने बनाया है अगर देखा जाए तो वो बोले कि जी ये तो ना गावी का है। गावी किसका है? बिल गेट्स का है। बिल गेट्स ने आकर के 2 बार इंटरव्यू क्यों दिए हैं साहेब को कि हम वैक्सीन लगवाने वाले हैं? क्योंकि उसकी कंपनी है। तो क्या जो सबको लगाना क्यों जरूरी है भैया? जब कोई फार्मा कंपनी किसी नेता को, सीएम को, पीएम को, किसी भी देश के शीर्ष नेतृत्व को खरीद लेती है, तब वो ऐसे सौदे करती है कि सबको लगाना कंपलसरी है। अगर कोई नहीं लगवाए तो डॉक्यूमेंट में चढ़ाना कंपलसरी है और जितने लगे उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। यदि ये वैक्सीन स्वैच्छिक हो जाए, जो कि हैं, कि जो आदमी लगाना चाहे, आप एक काम कर लेते हैं ना, सबके खाते में वैक्सीन की कीमत जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए और जिसने लगवानी होगी वो लगवा लेंगे, जिसने पैसे बचाने होंगे वो अपने पैसे रख लेगा। तो कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट बंदा लगवाने वाला ही कर दिया करेगा। लेकिन ये नहीं होगा। कंपनी को आपके खून पसीने की, आपके टैक्स की कमाई देने का प्रॉमिस किया जा चुका है, इसीलिए एचपीवी वैक्सीन का प्रोपेगेंडा है, इसीलिए डिजिटल मीटर्स का, स्मार्ट मीटर्स का प्रोपेगेंडा है, इसीलिए सीबीडीसी को प्रोपेगेट किया जा रहा है। बैंक जब उड़ेंगे, इंटरनेट जब उड़ेगा, आपका सारा डेटा जब उड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? आपका सारा पैसा गायब हो चुका होगा, तब आप क्या करेंगे? अभी तो आपको खबरें मिलेंगी कि इस गांव में पानी की टेस्टिंग हुई, पानी खराब मिला, और आपको पानी के नए नए कैंपर्स आएंगे, पानी के नए टैंकर्स भी आएंगे, पानी के नए वहाँ पर वो साफ़ करने वाले बोले कि यहाँ पे ना वो लगा दिया है, आरओ लगा दिया है, ऐसा कुछ लगेगा, और गांव-गांव जा कर के पानी की सप्लाई देंगे। क्यों? क्योंकि पानी पर कंट्रोल करना प्रोपेगेंडा है, इनका टारगेट है। कार्ल स्क्वाब ने नरेंद्र मोदी को धमकाया था और स्विट्जरलैंड की मीडिया में छपा था बकायदा। उन्होंने कहा था कि ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, पानी की राशनिंग शुरू क्यों नहीं करी? जैसे तुम खाने की राशनिंग कर चुके हो, 85 करोड़ लोगों को भिखारी तुमने बना दिया बहुत अच्छे से, तो तुम पानी को भी इस तरह से कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो वो बोले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम चला हुआ है तो उसको रोको। गांवों के पास पानी नहीं होना चाहिए, किसी के पास भी। उससे ना कोई फसल उगा पाएगा और ना ही कोई जी पाएगा बिना पानी के। फिर पानी गांव में अवेलेबल नहीं होगा, पानी अवेलेबल होगा फिर उधर क्या नाम, दिल्ली के नज़दीक जो केएमपी के आसपास बड़े बड़े ये छोटे बड़े ऊंचे ऊंचे वो कबूतर खाने बने हुए हैं, वहां पर पानी अवेलेबल होगा। और वहां अगर पानी होगा तो फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा माइग्रेशन फिर से अस्तित्व में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हो रही हैं, इनका कंट्रोल ग्राम सभा को वापस लेना होगा। ग्राम सभा तय करेगी कि उनको क्या करना है, आसपास फैक्ट्री लगनी है, नहीं लगनी है, कौन सी फैक्ट्री भगानी है, कौन सी फैक्ट्री वहां रहनी है। परंतु ग्राम सभा को इस तरह की चीजें, इस तरह के आदेश देने का अधिकार है, ये बात ग्राम सभा के मेंबर्स को ही नहीं पता है, किसी को ग्राम सभा का ही नहीं मालूम है। अरे भाई, आप गांव के साथ जुड़कर नहीं रहोगे तो आपको ग्राम सभा का पता कैसे चलेगा? जैसे किसी गांव में 18 साल से ऊपर के 1000 युवा हैं, मतलब युवा, बुजुर्ग और जितने भी लोग हैं 18 साल से ऊपर के, उनकी वोट बनी हो या ना बनी हो, वही मालिक हैं गांव के असलियत में।
मालिक वो भी हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन चूंकि हम ये मानते हैं कि वयस्क 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, तो 18 साल से ऊपर के लोग फैसले ले सकते हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। 18 साल से नीचे का व्यक्ति गांव के मसलों पर फैसले नहीं ले सकता। ये उस बात का मतलब है ग्राम सभा का। तो वो जो 18 साल से कम के ज्यादा के लोग हैं, वो ग्राम सभा है। वही लोकसभा को चुनते हैं, वही राज्यसभा को चुनते हैं, वही ग्राम पंचायत को चुनते हैं, जिला पार्षद को और ब्लॉक समिति को। तो जो ये सारे मेंबर्स मैंने अभी नाम लिए हैं, ये सारे ग्राम सभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी ग्राम सभा तय करेगी। और जब तक 70% लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ग्राम सभा नहीं मानी जाएगी। और 70% लोग इकट्ठे ना हो, इसीलिए जातिगत लड़ाइयां करवाई जाती हैं, प्रोपेगेंडे करवाए जाते हैं, टीवी के ऊपर दंगे दिखाए जाते हैं, हर समय डर का माहौल बनाया जाता है, खाना सप्लाई किया जाता है, पेंशन सप्लाई की जाती है, नौकरियों में सिफारिशों का खेल चलता है या पेपर का खेल चलता है, ताकि पूरा समाज टूटा रहे और अपनी दौड़ में दौड़ता रहे और बैठकर अपने गांव के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नई नीति बनाने का या उसके ऊपर सोच विचार करने का या काम करने का समय उनको ना मिले। इसीलिए ये सब हो रहा है। और आप लोग में कितने लोग जुड़े हुए हैं, जो भी यहां तक पहुंचे हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि तालकटोरा स्टेडियम में कौन कौन आ रहा है। आप लोग आने का प्लान कर रहे हो क्या? विद फैमिली आ रहे हो ना? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अभी तक मालूम नहीं है कि तालकटोरा स्टेडियम में कोई कार्यक्रम हो रहा है। और हमने ये प्लान किया है कि अब जो प्रचार है वो आपके जिम्मे होगा। आप अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे कि भाई ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे बच्चों की जिंदगी बदल देगा। जिन लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है, वो जिनको मैनुअल ट्रेनिंग करनी है, उनको तो विद फैमिली आना ही आना है। वो सारे लोग तो, क्योंकि अभी हम फाइनल ट्रेनिंग की डेट्स एक तरह से ये समझ लीजिए डिक्लेयर के करीब है। ये 17 अप्रैल के आसपास हम लोग फाइनल ट्रेनिंग, मैनुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी एजुकेशन की। तो तालकटोरा स्टेडियम में आपका पहुंचना अनिवार्य है। केवल जो लोग तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचेंगे बेसिक ट्रेनिंग किए हुए, मैनुअल ट्रेनिंग में, तो वो जाएंगे ही। दूसरा, जो मोर्चे के साथी हैं, जो हम टीम 1000 बना रहे हैं, जो उन सब लोगों को अपने अपने रिश्तेदारों को भी लेकर के आना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे को माहौल आप अकेले दम पर नहीं दे सकते हैं। आप अपनी बहन के बच्चे, आपके मामा के बच्चे, आपके साले के बच्चे, आपके जीजा के बच्चे, आपके बुआ के बच्चे, इन सब लोग, ये सब जो बच्चे हैं, उन सब के साथ एक फैमिली के रूप में रहना है। तो हमारे सारे पेरेंट्स के पास इन सब की समझ होनी चाहिए कि पेरेंटिंग में छोटी छोटी गलतियां क्या होती हैं। आज जो बच्चों के हालात हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे, या तो ये कोई समझौतावादी बच्चा होगा या फिर ये अपने आप को अपराधी मानता रहेगा, इस तरह का बच्चा होगा। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है हमें अपने गांव पर काम करना। ये तो मस्ट है। और जो कनेक्टेड लोग हैं, जो कनेक्टेड है, वो समझ जाएंगे मैं किससे कनेक्टेड, कौन से कनेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूं। उन कनेक्टेड लोगों के लिए ये मैसेज है, जब तक आप औरों के लिए काम नहीं करेंगे, इस कनेक्शन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, आप जब जब सोसाइटी के लिए काम करेंगे तभी आपके मन को शांति पड़ेगी, नहीं तो एक बेचैनी चालू हो जाएगी यदि आप केवल अपने विषय में और अपने बच्चों के विषय में सोचते रहेंगे तो। इसलिए सोसाइटी के लिए करना आपकी मजबूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग कोई चीज प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। भाई मैं आपको बता दूं, ये कुदरत ने हम लोगों को चुना है कि जो लोग कनेक्ट हो गए हैं वो लोग घर पर बैठ ही नहीं सकते। उनका जीवन नरक के जैसा हो जाएगा अगर वो घर पे बैठे तो, और उनका जीवन स्वर्ग से भी ऊपर रहेगा यदि वो समाज के लिए काम करेंगे। तो हमें करना ही पड़ेगा। आपके पास फंड्स नहीं है तो बिना फंड्स के निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, जगाना पड़ेगा, वो आवाज हर जगह से गूंजनी चाहिए। इस तरह के हालात हमको लाने पड़ेंगे ताकि हम कभी जब एक बात पहुंचाना चाहें तो एक झटके में हर गांव तक पहुंच जाए। वो सिचुएशन आपको लानी पड़ेगी। तो आप में से कितने लोग आ रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम 23 मार्च को शहीदी दिवस पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि हमने तुमको आज़ाद कर दिया था 1943 में ही। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कहा करते थे कि पूंजीवाद ये इस देश से खत्म होना चाहिए। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, यानी पूंजी आधारित नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जिनके पास पैसा होगा केवल वही लोग
पूरे समाज को नियंत्रित करने का काम करना चालू कर देंगे। आप सब लोग ये देखिएगा कि रोटी बेटी माटी का जो सम्मान है, जो खेत खेड़ा खाप की जो व्यवस्था है, वो गांव को चाहिए कि नहीं चाहिए। जल जंगल जमीन और जानवर का अधिकार गांव के पास होना चाहिए, ग्राम सभा के पास। यदि वो नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? और नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये खबर है कि तालकटोरा स्टेडियम में आप अपने मैक्सिमम लोगों के साथ आइएगा। वहाँ से एक नए अध्याय की हम लोग शुरुआत करेंगे। 23 मार्च 2026 तालकटोरा स्टेडियम, सुबह 10 बजे से हमारी यात्रा शुरू होगी। और आप सारे के सारे लोग जितने भी कमेंट्स आप कर रहे हो, आप कमेंट ये भी कीजिए कि आपको अपने बच्चों से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। कोई अगर स्पेशल दिक्कत है उसको भी आप लिखिए, ताकि हम कमेंट में पढ़ करके और फिर उस पॉइंट को नोट करके हम तालकटोरा स्टेडियम में उसको बोल सके। आप अपना लिख करके लाइएगा अपने कागज़ के ऊपर। अपने बच्चों को लेकर के, उनके करियर को लेकर जो भी समस्याएं आ रही है, एक पेपर पर लिखिएगा। अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं वो लिखिए, बच्चे की कितनी उम्र है वो लिखिए, क्या दिक्कत आ रही है वो लिखिए, और फिर उसके बाद अपनी बात लिखिए। अपनी बात जब आप लिखेंगे तो वो बातें जितनी जल्दी हम तक पहुंच जाएगी, हम उतनी जल्दी ही उनके ऊपर बात कर सकते हैं। हम लाइव भी आ सकते हैं, डेली लाइव आ सकते हैं, तीसरे दिन लाइव आ सकते हैं, लेकिन वो ग्रेस बनी रहनी चाहिए। तो हमने ये वीडियो इसलिए बनाई थी, हमने ये इसलिए लाइव आए थे, इसलिए हम आपको ये बता रहे थे कि अभी हालात और बेकाबू दिखाई देंगे, लेकिन ये कंट्रोल्ड केओस है। जैसे आतंकवाद कंट्रोल्ड होता है, एक आतंक की घटना अखबार में छापकर, टीवी पर दिखाकर, दहशत फैलाकर, इसके 3-4 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है, हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल फ्लाइट और फाइट के मोड में रहता है, जिसकी वजह से हम रिकैलिब्रेट नहीं कर पाते अपने ब्रेन को, कुदरत से आ रहे मैसेजेस नहीं देख पाते और हमारे मन में शांति नहीं आती। तो हमारी एनर्जी को हार्वेस्ट करना बहुत आसान है। हम उस मोड में रहेंगे तो इन लोगों के कंट्रोल में रहेंगे, कंट्रोल इनको करना ही है। नंबर 2, इस तरह का माहौल रहेगा तो हमें लगेगा कि हमारी, उसके बाद ये बताएंगे कि नहीं कैबिनेट ने ये फैसला लिया है, फलाना लिया, ढमकाना लिया। अरे कैबिनेट के फैसले इतने इंपॉर्टेंट अगर हैं तो भैया विदेश नीति के ऊपर कैबिनेट के फैसले लेना बंद क्यों किया? इजराइल जाने से पहले, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, नौटंकी जो शुरू हुई युद्ध की, उससे एक दिन पहले नरेंद्र मोदी वहां गया था और उससे पहले एक नियम में संशोधन करके गया था कि विदेश नीतियों पर कहीं साइन करना होगा, संधियों पर, तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी नहीं है। यानी पारदर्शिता खत्म, जवाबदेही खत्म, और एक आदमी के पास निर्णय लेने का अधिकार हो गया। मेरी तरफ से वो निर्णय कैसे ले सकता है, और जिन लोगों को नहीं पसंद है युद्ध के अंदर भागीदारी करना, वो कैसे ले सकता है? वो इजराइल को हमारा बाप कैसे बता सकता है? वो ये कह रहा है इंडिया इज मदरलैंड एंड इजराइल इज फादरलैंड। अपना बाप तुम्हारा बाप होगा, उनका बाप होगा बोलने वाले का, हमारा बाप थोड़ी ना है इजराइल। और अपने बाप के पास अगर जा करके कुछ भी बकवास करता है तो उसमें हमारी जवाबदेही कैसे है? हमारे बिहाफ पर नहीं गया है, नियम हमसे पूछे बिना बदला है, हमारा प्रतिनिधि हमसे पूछे बिना नियम बदलेगा। ये दगाबाजी है लोकतंत्र में, देश के लोगों के साथ धोखा है, और देश के साथ हो रहे धोखे को बताना पड़ेगा आप सबको। आप बताइए, क्या क्या कम से कम कैबिनेट से तो बात करनी आवश्यक थी? कैबिनेट से तो पता होना चाहिए, कैबिनेट को तो मालूम होना चाहिए था वो क्या करने वाला है। लेकिन गया और अचानक से किसी भी कागज के ऊपर दस्तखत करके आ गया, और आपको पता भी नहीं है कि आप उसने अपने देश को बेच दिया उनके हाथों। यही बिकवाली चल रही है और पूरी तरह से नियंत्रण करने के चक्कर में है। जिन जिन लोगों को पूरे देश में ये बातें समझ में आ रही हैं वो समझ लीजिए, उलगुलान का समय निकट है, क्रांति का समय निकट है, फेरबदल का समय निकट है। बहुत भारी फेरबदल होने वाला है। व्यवस्था को वो लोग बदलने वाले हैं, इस व्यवस्था को ढहा करके, और आपके मुताबिक व्यवस्था बनानी होगी तो आपको संगठित रहना, अपने गांव को संगठित करना पड़ेगा, जागरण के लिए दिन रात निकलना पड़ेगा। हमारे राजू कुंडू भाई हैं टिटोली से, साइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर स्पीकर लगाकर पूरे गांव को ऐसे जागरूक कर दिया कि 1 महीने से दिन रात, और अब पूरा गांव समझ गया कि हाँ तुम ठीक कहते थे। मैं कहता हूं ऐसे मतलब जाबाज लोगों की ज़रूरत है,
जो लोग अपने गांव को बचाने के लिए समझने के बाद इतना दिलो जान से लग गए हैं। अपने अपने गांव पर सबको काम करना है, किसी को भी मेरे गांव पर काम नहीं करना, मेरे लिए काम नहीं करना, अपने गांव के लिए काम करना है। बस हमें वो बातें करनी आ जाएं, हमें उन मुद्दों पर बात करनी आ जाए, कोई बकवास कर रहा है उसको हैंडल करना आ जाए, पहचानना आ जाए। एक बात का बस आपको ध्यान रखना है, यदि किसी व्यक्ति का कभी भी जिंदगी में, आप इसको समझिएगा, पहले कभी यानी कि ये समझिए कि 19 से पहले किसी व्यक्ति का यदि आरएसएस और भाजपा से संबंध रहा है और 2019 के चुनाव के बाद भी उसका संबंध आरएसएस भाजपा से है, वो आदमी भरोसे लायक नहीं है, बस ये समझ लीजिएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को 2014 में समझ में नहीं आया होगा, 2014 से लेकर 2019 में समझ में नहीं आया होगा, वो 19 के बाद 2020 के बाद तो क्लैरिटी हो गई होगी। और आज तो सबको पता है कि इन पार्टियों में बैठे लोग सारे दगाबाज हैं, लेकिन सबसे दगाबाज लोग जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है वो आरएसएस और बीजेपी से हैं। और आरएसएस बीजेपी में जो आए हुए लोग हैं वो बैकग्राउंड कांग्रेस का है। तो कांग्रेस आज के टाइम तो अमच्योर पार्टी की तरह बिहेव करती है और दूसरी पार्टियों को प्रमोशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि अपोजिशन की वोट बांटी जाए और सिर्फ दो ध्रुवीय राजनीति करी जाए और बाकी सारी की सारी पार्टियां एक तरफ और एक पार्टी एक तरफ, इसी ये खेल खेला जा रहा है। आपको ये खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो जल्दी से समझ जाइए, क्योंकि इस खेल को जहां से खेला जा रहा है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वहीं पर बैठे हैं वो लोग जो ऑर्डर आउट ऑफ केओस लाना चाहते हैं, जो केओस भी लाते हैं और ऑर्डर भी लाते हैं, जो आतंकियों को फंडिंग करते हैं और फिर युद्ध के नाम पर, पड़ोसी मुल्कों से युद्ध के नाम पर दोनों मुल्कों को हथियार वही बेचते हैं, जो पहले आपको कचरा देते हैं खाने के अंदर डाल करके, जो पहले आपको खेत में डाल करके केमिकल्स देते हैं खेत में डालने के लिए, जो पहले आपके बीजों को खराब करते हैं, फिर जब उनसे आप बीमार होते हो तो उसकी दवाई बनाते वो बेचते हैं, और वही फिर उन जिस बीज में बीमारी आ जाए उसके लिए फिर दवाई भी वही लोग बनते हैं, जो पहले आपके कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद वायरस डिजाइन करते हैं और इंटरनेट के जरिए वायरस आपके कंप्यूटर्स में आता है, फिर आप एंटीवायरस खरीदते हैं, वही आपको प्रॉब्लम देते हैं और फिर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रूप में एक और प्रॉब्लम देते हैं और फिर उसके सोल्यूशन के रूप में एक बड़ी प्रॉब्लम देते हैं और प्रॉब्लम बड़ी होते होते फिर आपको किसी तरह से कंट्रोल करके आपकी गर्दन को दबोच करके आपको विस्थापित भी करते हैं, गरीब भी करते हैं, बर्बाद भी करते हैं, लड़ाते भी हैं और कमजोर भी करते हैं और आप कंटिन्यूअसली कमजोर होते रहें इसको सुनिश्चित भी करते हैं। यही आपको समझना है। क्या आप इस खेल को समझ पाते हैं? यदि नहीं समझ पाते हैं तो समझ लीजिए जितना जल्दी हो सके, और यदि समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। आप बस इतना देखिएगा कि इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लेते हैं। मैं ये वीडियो जो बनाने का मकसद था वो आप सब लोगों को ये बताना था कि जितनी भी खबरें टीवी पर चल रही हैं ये सारा प्योर प्रोपेगेंडा है और इस टीवी पर चल रही गेम के जाल में आपको नहीं फंसना है और कमेंट में लिखते जाना है। न्यूज़ चैनल की कोई खबर आ जाए, इस कमेंट में लिख दीजिएगा ये ड्रामा नहीं चलेगा, हमको युद्ध नहीं चाहिए, देश युद्ध नहीं मांग रहा है, हमें जवाबदेही चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, इसमें कमिटमेंट चाहिए, देश के लोगों का से होना चाहिए, उनसे पूछे बिना निर्णय नहीं होने चाहिए। ये हमको तय करना है, ये हमको पूछना है, ये उनको कहना है और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब लोग इस दिशा में एक साथ मिलकर के बात करेंगे। बात तो हम तब करेंगे जब हम चीज़ों को समझेंगे तब जब हम इन पर विचार करेंगे। एक बार नज़र दौड़ाइएगा, आपके बोलने का बहुत फ़ायदा हुआ है। यदि हम लोग बाकी संगठनों की तरह रुक जाते, हम कोरोना की वैक्सीन पर लगातार बोले हैं और हमारे बोलने को लोगों ने ये भी कहा अब तो वैक्सीन की बात का पीछा छोड़ दो, और मैंने ये कहा था नहीं, अगला वायरस लेकर आएंगे, अगली वैक्सीन लेकर आएंगे, वहां पर इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए आज बोलते रहना जरूरी है। हो सकता है आज लोग यकीन हम पर नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस टाइम पे ये होता दिखाई देगा तब हम बताएंगे आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं, सोशल क्रेडिट स्कोर लेकर आना चाहते हैं, ये आपका पैसा स्कोर में लेकर आए। अभी तो क्या है कि आप पैसा लेते हो सिविल स्कोर को ये लोग क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, बाद में इसका नाम सोशल क्रेडिट स्कोर रख देंगे। पेड़ लगाने पे आपको पॉइंट मिलेंगे, पेड़ काटने पर आपके पॉइंट कटेंगे,
गाड़ी चलाने पर आपके पॉइंट कटेंगे, पेट्रोल की गाड़ी पे ज़्यादा कटेंगे, डीजल की गाड़ी पे और ज़्यादा कटेंगे, सीएनजी पर कम कटेंगे और इलेक्ट्रिक पर बिल्कुल नहीं कटेंगे। ये हर शहर के अंदर ये बॉम्ब रखना चाहते हैं, प्लांट करना चाहते हैं। बॉम्ब मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक का सामान, जिस भी चीज में एलईडी है, ये स्मार्टफोन जितने आप देख रहे हैं, ये आपके फोन जहां आप सुन रहे हो, आपके घर में रखा हुआ टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपकी एलईडी की लाइटें, आपकी गाड़ी की हेडलाइट, ये सारी की सारी जो भी एलईडी हैं, ये एक ईएमपी से उड़ जाएंगी। एक ईएमपी से पूरे एरिया के अंदर धमाल मचेगा। वो कहेंगे फ्लक्चुएशन आ गई। पहले भी आया करती थी। जब फ्लक्चुएशन आया करती थी, किसी के गंडासे की मोटर यानी चाकी की मोटर सड़ती थी, किसी के पंखे सड़ते थे, किसी के बल्ब फूटते थे, किसी के स्पीकर खराब होते थे, ये टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। बिजली की जो आइटम उस वक्त काम कर रही होती थी सब उड़ जाया करती थी। आपने वो देखा होगा, जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, उनके गांव में ट्रांसफार्मर से वो कहते थे फ्लक्चुएशन आ गई, वो डबल फेस हो गया और सारे इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वो थे वो सब उड़ जाया करते थे। ये एक्सपेरिमेंट शुरू से करते आ रहे हैं। अभी भी ये चलते चलते गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं। कोई चार्जिंग पे लगी हुई ब्लास्ट हो रही है, इवन कोई चार्जिंग पे भी नहीं लगी हुई थी, सिर्फ पार्किंग में खड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक क्या कहते हैं वो लोग कि भाई इस टाइम पे तो लगभग सारी गाड़ियां चार्जिंग पे होती है, तो टाइम देख करके कोई भी गाड़ी उड़ा देते हैं। आप सोच कर देखो, मैं कई बार जो बोलता हूं आपको लगता है ये हाइपोथेटिकल है, बिना मतलब की बात है, इसके कोई आधार नहीं है, पर सोचिए आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल हीट करता है फॉर एग्जांपल, और आप उसको मेल कर देते हो कंपनी को कि मेरा ये बिल है, इतने टाइम हो गया है, मेरी ये जो मोबाइल है ये हीट करता है, तो वो आपके पास लिंक भेजेंगे कि आप अपडेट कर लो अपने फ़ोन को। फ़ोन पे एक अपडेट का लिंक आएगा, वो अपडेट आप इंस्टॉल कर लोगे। किसी मिस्त्री के पास लेकर नहीं गए, कोई सामान बदला नहीं, केवल आपके मोबाइल की फंक्शनिंग को उन्होंने थोड़ा चेंज किया, प्रोग्रामिंग को चेंज किया, और अब मोबाइल हीट होना बंद हो गया। अब आपका मोबाइल एकदम ठीक चल रहा है। यदि एक अपडेट से मोबाइल हीट होना बंद हो सकता है, तो एक अपडेट से मोबाइल हीट होना शुरू भी तो हो सकता है। और उस किसी एक अपडेट से मोबाइल को मन चाहे समय पर ब्लास्ट भी तो किया जा सकता है। इसकी टेस्टिंग उन्होंने कब की थी? आज से साल पहले आपने देखा होगा, आपके मोबाइल पर अचानक से एक साउंड आती थी, पी ऐसा करके एक बड़ा बजर सी साउंड आती थी, और आता था कि अभी बादल जो है गरजेंगे, अभी बारिश होगी या यहाँ पर ये होने वाला है, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने। और जब आपने ये सुना था, उस वक्त आप मोबाइल पर क्लिक करते थे तो आपका मोबाइल का स्क्रीन हैंग हो जाता था, उनके कंट्रोल में चला जाता था टोटली। यानी आपकी मर्जी नहीं थी मोबाइल का चलाना। मींस आपके मोबाइल में क्या आएगा क्या जाएगा और इसको चलाना सब कुछ मोबाइल कंपनी के हाथ में है। और मोबाइल कंपनियों किसकी है? वही मतलब ब्लैक रॉक का सारा पार्टनरशिप है, तो रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका मतलब ये हुआ, वो जब चाहें मोबाइल ब्लास्ट कर सकते हैं, जब चाहे इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स जहां भी इंटरनेट है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जब चाहे ब्लास्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल ए प्लान। तो आप सोचिएगा कि पानी टोटल कंट्रोल पाइप के ज़रिए उनका, लाइट टोटल कंट्रोल पाइप के ज़रिए, तारों के ज़रिए उनके पास, और गैस कनेक्शन उनके पास। आपके पास ना चूल्हा है, वो है ना गोसे हैं, ना डंगर हैं, ना जंगल हैं। तो गांव को अपने जंगल की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए फिर से लठ उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहते हैं हमने ऑनलाइन रजिस्ट्री सरकार के नाम पे कर लिया, अब कब्जा सरकार का है। कब्जा वापस गांव को लेकर के वहां जंगल के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए कि इतने एरिया में तो हम अपने आने वाले समय में डंगरों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बाजार से सिर्फ कचरा मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा काम की चीज़। आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या देखते हैं। आपको बात समझ में आ रही है तो अपने अपने गांव में बात चालू कीजिए। बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। यदि आपने बात ही नहीं की तो लोगों को लेट पता चलेगा। आज बोलेंगे आपको पागल, आज बोलेंगे आपको कि इसका दिमाग सटक गया है, लेकिन जब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो ढूंढेंगे जनता सरकार मोर्चा के लोगों को। और जनता सरकार मोर्चा के ऐसे साथी जो इस वाइब्रेशन के हैं, जो इस फ्रीक्वेंसी के हैं कि अपने गांव को बचाना चाहते हैं, वो पहुंच रहे हैं 23 मार्च 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में। मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप सब लोग अपने लोगों को जगाइए और जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके पहुंचिए। आपका इंतज़ार रहेगा।
और आपके सवालों के जवाब अगले लाइव में आकर के दूंगा। जो भी आपने सवाल पूछे हुए हैं, आप एक बार इनकलाब जिंदाबाद लिखिए, शहीदों को नमन कीजिए और अपने देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लीजिए। और 23 मार्च के लिए लोगों को कॉल करना चालू कीजिए। बताइए यहाँ कितने लोग आप लोग आ रहे हो, परिवार के साथ आ रहे हो और दोस्तों के साथ आ रहे हो या अकेले आ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।